हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे 2.6 की हमारे चैप्टर 2 से, जो कि था बजट कंस्ट्रेंट, जो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में स्टार्ट करा था। और इससे पहले कि हमने जितने भी पार्ट्स है वो ऑलरेडी हमने अपनी लास्ट वीडियोस में कवर कर लिए। मेक श्योर कि हमने वो सारे पार्ट्स देखे हो ताकि हमें जो 2.6 है वो भी इजिली समझ आ जाए, क्योंकि सारी ही चीजें आपस में लिंक्ड है। तो सीक्वेंस वाइज देखना और हमारा जो 2.6 है वो भी हमें इजीली समझ आ जाएगा। अगर हम बात करें 2.6 की, तो उससे पहले अगर हम 2.4 को याद करें, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, वहां पर हमने क्या बात करी थी कि हमारे प्राइजेस में चेंज आने की वजह से, प्लस या फिर हमारी मनी में चेंज आने की वजह से, चाहे हमारे इंडिविजुअली प्राइजेस में चेंज आए, इंडिविजुअली मनी में चेंज आए या कंबाइनली इन सब में चेंज आए, तो इनकी वजह से हमने क्या देखा था कि हमारा जो कंज्यूमर का कंजम्पशन बंडल है, हमारी जो कंज्यूमर का कंजम्पशन बंडल है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो बजट लाइन है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसकी हमने इक्वेशन वाइज ग्राफिकली दोनों बात करी थी कि किस तरीके से हमारी जो बजट लाइन है वो इन दोनों फैक्टर के चेंज होने की वजह से चेंज होती है। नाउ अब अगर हम बात करें 2.6 की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे अदर देन दीज टू फैक्टर्स, हमारे प्राइजेस एंड मनी, हमारी बजट लाइन चेंज होती है। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? हमारे टैक्सेस हैं, टैक्सेस की वजह से बजट लाइन चेंज होती है, सब्सिडीज की वजह से बजट लाइन चेंज होती है, एंड राशनिंग की वजह से भी बजट लाइन चेंज होती है। अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि इन तीनों की वजह से किस तरीके से हमारी बजट लाइन चेंज होती है। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इन तीनों की वजह से भी हमारी कंजम्पशन बंडल चेंज होते हैं कंज्यूमर की, जिसकी वजह से क्या होता है, बजट लाइन हमारी चेंज हो जाती है। हमारी जो बजट लाइन है वो पहले से चेंज हो जाती है। अब वो किस तरीके से चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, वो हम कंप्लीटली अब इन डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद हमारा टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अगर हम टैक्सेस एंड सब्सिडीज की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर 2.6 में बात करेंगे हमारे तीन टाइप के, तीन तरीके के टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद टैक्सेस। यहाँ पे अगर हम टैक्सेस की बात करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट टैक्स है वो है हमारा क्वांटिटी टैक्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारी क्वांटिटी टैक्स की कि वो किस तरीके का टैक्स होता है, तो पॉइंट वन कि हमारा जो क्वांटिटी टैक्स है वो एक तरीके से फिक्स्ड टैक्स होता है। फिक्स्ड टैक्स होता है जो हमारी क्वांटिटी पर लगाया जाता है। जो भी हम अपने गुड की क्वांटिटी को परचेज करते हैं उस पर हमारा ये टैक्स जो है वो लगता है। कितने यूनिट हम अपने गुड के परचेज कर रहे हैं उस पर हमारा ये टैक्स लगता है। पर यूनिट के हिसाब से हम अपने इस टैक्स को पे करते हैं। देन हमारा पॉइंट टू, इसमें हम बात करते हैं कि क्वांटिटी टैक्स इस तरीके का टैक्स है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है गुड का वो पहले से और ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे क्वांटिटी टैक्स की, तो हमारा जो क्वांटिटी टैक्स है वो बेसिकली क्या है, वो हमारा एक तरीके से एक फिक्स टैक्स है, मतलब कि वो चेंज नहीं हो रहा है किसी भी फैक्टर की चेंज होने की वजह से। प्लस हम उसको किस बेसिस पर पे करते हैं, तो हम अपनी यूनिट के हिसाब से उसे पे करते हैं। मतलब कि क्वांटिटी टैक्स हमारे जिस गुड पर लगेगा, उस गुड की जितनी हम क्वांटिटी को परचेज कर रहे हैं, जितने हम उसके यूनिट्स को परचेज कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम उस फिक्स टैक्स को पे करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हमारा जो क्वांटिटी टैक्स है वो इस तरीके से लगाया जाता है कि हमारे उस गुड का, जिस गुड पर वो टैक्स लगा है, वो इस तरीके से लगाया जाता है कि उस गुड का प्राइस जो है वो पहले से ज्यादा हो जाता है। अब इस सेम चीज को अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, यहाँ पर मैं इसको और डिस्क्राइब करूँ, तो यहाँ पर हम इस सिचुएशन को कैसे समझ सकते हैं
कि यहाँ पे लेट सपोज कि हमारा जो क्वांटिटी टैक्स है वो गुड 1 पे लग गया। अगर वो गुड 1 पे लगा है तो हम उसे किस तरीके से पे करेंगे कि हम उस गुड की, हमारे गुड 1 की जितनी क्वांटिटी को परचेज करेंगे, मतलब जितने x1 को परचेज करेंगे, उस हिसाब से हम इस क्वांटिटी टैक्स को देंगे, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें यहाँ पर कि लेट सपोज पहले हमारे गुड 1 का प्राइस क्या था, बिफोर टैक्स P1 था। फिर आफ्टर टैक्स हमारे गुड 1 का जो प्राइस है वो क्या हो गया कि अब मुझे ये प्राइस तो पे करना ही है, प्लस इसके ऊपर ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा, क्वांटिटी टैक्स। तो इस तरीके से हम देख रहे क्या है कि पहले तो मुझे सिर्फ प्राइस पे करना पड़ रहा था, अब मुझे प्राइस के साथ साथ ये टैक्स भी पे करना पड़ रहा है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि आफ्टर आफ्टर इम्पोजिंग दिस टैक्स हमारा जो प्राइस है वो पहले से और इंक्रीज हो गया। तभी हम यहाँ पे बोलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे कि इट इज जस्ट लाइक अ हायर प्राइस, कि हमारा प्राइस जो है वो पहले से बढ़ गया है। यहाँ पर अगर मैं अपनी बजट लाइन की इक्वेशन लिखूं बिफोर एंड आफ्टर, तो हमारी बिफोर कुछ इस तरीके से सिचुएशन थी। अब आफ्टर हमें प्राइस के साथ साथ टैक्स भी पे करना पड़ेगा हमारे x1 क्वांटिटी पर। जितने भी हम यूनिट परचेज करेंगे गुड 1 के, उस पर हमें उसका प्राइस तो पे करना पड़ेगा गुड को खरीदने के लिए, बट ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स भी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर ये तो हम प्राइस सेलर को देंगे, ये प्राइस गवर्नमेंट को हमें पे करना पड़ेगा टैक्स की फॉर्म में, और ये हमारा अब जो है टोटल एक्चुअल प्राइस हो गया जो इस बॉक्स के अंदर है। ये एक्चुअल प्राइस हो गया हमारे गुड 1 का आफ्टर टैक्स। देन हमारा जो गुड 2 का प्राइस है वो तो सेम ही रहेगा P2, और ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये हमारी आफ्टर सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर में कि पहले तो मैं सिर्फ P1 प्राइस को पे कर रही थी, अगर मुझे गुड 1 को परचेज करना है तो अब मुझे इस प्राइस के साथ साथ टैक्स को भी पे करना पड़ेगा जब हमारे गुड 1 पर टैक्स इम्पोज होगा। कौन सा टैक्स, क्वांटिटी टैक्स। तो जितनी मैं गुड 1 की क्वांटिटी परचेज करूंगी, अब मुझे उसके प्राइस के साथ साथ हमें ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स भी जो है पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा इट इज जस्ट लाइक अ हायर प्राइस वाली सिचुएशन है कि प्राइस पहले से अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया है टैक्स की वजह से। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज की बात करें, तो यहाँ पर मैं इसे रेड में मेंशन कर देती हूँ क्योंकि ये इजी हो जाएगा हमें कंपेयर करने के लिए भी आगे। तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि हमने बात करी है कि ये टैक्स हमारा फिक्स है। फिक्स है तो मतलब कि ये थ्रू आउट सेम रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। जो हम ये टैक्स पे कर रहे हैं ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, पूरे टाइम सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा जो फिक्स टैक्स है, इसका जो अमाउंट हम पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, यहाँ पर जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स वो सेम है, वो थ्रू आउट सेम रहने वाले हैं। मतलब कि हम इसको इस तरीके से भी पोर्ट्रे कर सकते हैं कि व्हाट इफ अगर हमारा प्राइस चेंज होगा तो भी इसका इम्पैक्ट हमारे टैक्स पर नहीं होगा, टैक्स फिर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्वांटिटी टैक्स में हमारा जो टैक्स है वो सेम रहता है, वो चेंज होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिया है अगेन हमारा गुड 1 पर ही जो क्वांटिटी टैक्स है वो इम्पोज हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम ले रहे हैं कि जो गुड 1 का प्राइस है वो 1 रुपीज है, और जो उस पर टैक्स इम्पोज हुआ है वो है अगेन 1। टोटल जो अमाउंट हमारा कंज्यूमर पे करेगा एक क्वांटिटी के लिए गुड 1 की, वो क्या होगा, उसका खुद का प्राइस प्लस उस पर जो वो टैक्स पे करेगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, खुद का प्राइस क्या है 1, टैक्स की वैल्यू क्या है 1, टोटल वो 2 रुपए पे करेगा एक क्वांटिटी के लिए गुड 1 की। इस सिचुएशन में अगर हम प्राइस को चेंज कर देते हैं तो क्या होगा, लेट सपोज कि हम मान लेते हैं कि गुड 1 का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। चेंज हुआ, चेंज कैसे हुआ कि हमने मान लिया कि वो इंक्रीज हो गया है। पहले वो हमारा 1 रुपीज था, अब हम मान लेते हैं कि वो 5 रुपए हो गया है। टैक्स का जो अमाउंट है वो सेम है। इस सिचुएशन में जो टोटल अमाउंट हमारा कंज्यूमर पे करेगा एक क्वांटिटी के लिए गुड 1 की, वो क्या होगा, उसका खुद का प्राइस
जो कि अब चेंज हो गया है, प्लस उस पर जो वो टैक्स पे करेगा। इस सिचुएशन में हमारा प्राइस क्या है 5 प्लस उस पर टैक्स 1, टोटल वो 6 रुपए अब पे करेगा एक क्वांटिटी के लिए गुड वन की। इस सिचुएशन में जो हमें चीज नोटिस करनी है, जो हम आगे कंपेयर भी करेंगे, वो क्या है कि हमारे प्राइस के चेंज होने की वजह से जो टैक्स का अमाउंट है, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो सेम है। टैक्स पर इस प्राइस के चेंज होने से कोई भी चेंजेस नहीं आए, हमारा टैक्स जो है सेम है। तो यहाँ पर प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारा जो अमाउंट ऑफ टैक्स हम पे कर रहे हैं दोनों सिचुएशन में वो सेम है। यहाँ पर ये चीज सेम है हमारा क्या टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो सेम है। अब अगर हम बात करें अपने पॉइंट 3 की, ये वाला वैसे हमने क्यों पूरा पढ़ा है, क्योंकि अब हम जब अपने दूसरे टैक्स की बात करेंगे तो उस सिचुएशन में ये कंडीशन नहीं होती है, वहां पर हमारे प्राइस के चेंज होने से टैक्स भी चेंज होता है, जो हम अपने नेक्स्ट टैक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी बात हो गई हमारी क्वांटिटी टैक्स की। तो हमने इसके 2 पॉइंट पढ़े, पहला कि हमारा जो टैक्स है वो फिक्स्ड अमाउंट होता है, फिक्स टैक्स है, सेम वैल्यू को सेम अमाउंट को हम पे करते हैं, और किस बेसिस पर पे करते हैं कि हम उस गुड की कितने यूनिट्स को, कितनी क्वांटिटी को परचेज कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट में हमने बात करी कि हमारे इस टैक्स को लगने की वजह से जो अमाउंट कंज्यूमर पे करता है वो बढ़ जाता है पहले से। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे टैक्स का हमारी बजट लाइन पर क्या इम्पैक्ट होता है, हमारा थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारी बजट लाइन की, तो इस सिचुएशन में हमारे क्वांटिटी टैक्स को लगने के बाद हमारे गुड वन पर हमारी जो बजट लाइन है वो स्टीपर हो जाएगी। बजट लाइन स्टीपर क्यों होगी? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा पहले प्राइस P1 था, फिर टैक्स लगने के बाद, क्वांटिटी टैक्स लगने के बाद हमारे गुड वन पर जो हमारा गुड वन का प्राइस है वो इस तरीके से हो गया। मतलब कि हमने बात करी कि वो इंक्रीज हो गया। अगर वो इंक्रीज हो गया तो हमने देखा हुआ है प्राइस इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि हमारा जो गुड वन है वो पहले से एक्सपेंसिव हो जाता है, पहले से वो महंगा हो जाता है। हायर प्राइस अब हमारे कंज्यूमर को जो है पे करना पड़ेगा। अगर उसको हायर प्राइस पे करना पड़ेगा तो हम क्या देखेंगे इस सिचुएशन में, हमारी बजट लाइन को चेंज करने की सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि उसके वर्टिकल इंटरसेक्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा, और उसके स्लोप पर क्या इम्पैक्ट होगा हायर प्राइस की वजह से। कि अगर प्राइस पहले से बढ़ जाता है तो उस सिचुएशन में इन तीनों चीजों पर क्या इम्पैक्ट होगा वो ही हमारे बजट लाइन का चेंज जो है शो करेंगे। अगर हम बात करते हैं अपने वर्टिकल इंटरसेप्ट की, तो हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो क्या होता है हमारा M/P2। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी गुड वन का प्राइस है अब वो टैक्स लगने की वजह से पहले से ज्यादा हो गया। इसका हमारे वर्टिकल इंटरसेप्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वर्टिकल इंटरसेप्ट में हम गुड वन के प्राइस की बात ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हम वर्टिकल इंटरसेप्ट में गुड वन की कोई भी क्वांटिटी को परचेज नहीं करते, हमारा जो x1 होता है वो 0 होता है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, वो सेम रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की, तो वो होता है हमारा M/P1। अब हमारा P1 तो रहा नहीं है, वो इंक्रीज हो गया। किस तरीके से इंक्रीज हो गया कि अब वो हो गया हमारा M/P1 प्लस टी, वो इंक्रीज हो गया है। अब अगर हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाता है तो पूरी जो ये ओवरऑल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो फॉल कर जाएगी। अगर वो फॉल कर जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, वो फॉल करेगा। यहाँ पर अगर हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट सेम है और हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट फॉल कर रहा है, तो इन दोनों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सेम चीज हम अपने स्लोप से भी देख सकते हैं कि अगर हम अपने स्लोप की बात करते हैं तो हमारा जो स्लोप है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम
अपने स्लोप की अगर बात करें तो वो होता है हमारा -P1 डिवाइडेड बाय P2। अब P1 जो है वो इंक्रीज हो गया है। किस तरीके से इंक्रीज हो गया है कि अब वो हो गया है हमारा -P1 प्लस टैक्स। यहाँ पर ये जो हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है डिवाइडेड बाय हमारा P2। तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो जो ओवरऑल एब्सोल्यूट वैल्यू होगी विदाउट नेगेटिव साइन वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि हमारा यहाँ पर स्लोप जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्लोप इंक्रीज हो जाएगा मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। मैंने ये बहुत बार बताया हुआ है वीडियो में कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की विदाउट नेगेटिव साइन। अगर हमारा स्लोप इंक्रीज हो जाता है तो उसका क्या मतलब है कि मैं x1 को 1 यूनिट से अगर इंक्रीज करूंगी तो जो मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ x2 को, मतलब जो मैं कम कर रही हूँ x2 को, वो अब बढ़ जाएगा। मेरा जो सेक्रीफाइस है, मेरा जो गिव अप है वो बढ़ जाएगा। अगर हमारा स्लोप इंक्रीज होता है तो मतलब मैं जो गिव अप कर रही हूँ x2 को इन ऑर्डर टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ x1 वो इंक्रीज हो गया। तो हमारा जो बजट लाइन है वो पहले से क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम चीज को अगर मैं अपने ग्राफ में देखूं तो ये मैंने यहाँ पर रफली एक ड्रॉ कर दी है हमारी बिफोर सिचुएशन कि ये मान लो मेरी बिफोर सिचुएशन थी। यहाँ पे मेरा जो ये वर्टिकल इंटरसेप्ट है इसमें कोई भी चेंज नहीं आया तो ये तो यही रहने वाला है। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट मेरा पहले से क्या हो गया, कम हो गया। मतलब कि यहाँ पर कुछ अब पॉइंट इस साइड आएगा कहीं, तो मान लो कि वो मैंने अपना आफ्टर पॉइंट बना दिया है, यहाँ पर कहीं कम कर दिया हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। अब यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ये हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इनवर्ड शिफ्ट हो गया है और हम देख सकते हैं कि जो मेरी बजट लाइन है वो पहले से और खड़ी हुई हो गई है, वो पहले से और स्टीपर हो गई है। तो ये था हमारा बजट लाइन कि मेरा जो बजट लाइन है वो स्टीपर हो गया। किस तरीके से हो गया वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी वैसे भी इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने ये सारा चेंज अपनी लास्ट 2 वीडियोस में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड हमारा जो स्लोप है वो किस तरीके से चेंज होता है और उसकी वजह से हमारी बजट लाइन किस तरीके से बदलती है हमारे प्राइस के चेंज होने से, हमारी इनकम के चेंज होने से। तो यहाँ पर हम एक तरीके से इनडायरेक्टली सेम ही चीज को देख रहे हैं कि हमारा जो प्राइस है वो पहले से इंक्रीज हो गया है जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा यहाँ पर टैक्स और एड ऑन हो गया है हमारी प्राइस के अंदर। अब अगर हम बात करें अपने सेकेंड टैक्स की, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टैक्स की तो वो है हमारा वैल्यू टैक्स। तो हमारा सेकेंड टैक्स कौन सा है, वैल्यू टैक्स। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसका जो सेकेंड नेम है वो क्या है, एड वेलोरम टैक्स। अब यहाँ पे अगर हम इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि ये टैक्स किस तरीके का होता है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये टैक्स होता है हमारा परसेंटेज टैक्स। ये होता है हमारा परसेंटेज टैक्स। इसको हम किस बेसिस पर पे करते हैं, तो ये हमारे गुड के प्राइस पर लगाया जाता है। जितना उसका प्राइस होगा उतना ये हमारा टैक्स होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की तो सेकंड पॉइंट अगेन सेम है कि ये इस तरीके से टैक्स लगाया जाता है कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो पहले से इंक्रीज हो गया। इट इज जस्ट लाइक अ हायर प्राइस अगेन। अब इन दोनों पॉइंट को अगेन हम पहले की तरह समझते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार फिर से एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि लेट सपोज ये हमारा जो टैक्स है वो कौन से गुड पर लग गया। तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे हम गुड की बात कर रहे हैं कि वो हमारा गुड वन है। लेट से कि ये हमारा गुड वन है। गुड वन पर हमारा ये टैक्स जो है, जो हमारा वैल्यू टैक्स है वो हमने लगा दिया। इस सिचुएशन में क्या होगा कि पहले टैक्स के पहले अगर हम बात करें तो हमारा अगेन गुड वन का जो प्राइस था वो P1 था। आफ्टर टैक्स हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारा जो P1 प्राइस था इसके साथ साथ अब मुझे इस प्राइस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे कि पहले तो मुझे सिर्फ ये प्राइस पे करना पड़ता था और अब मुझे इस प्राइस के साथ साथ इस प्राइस पर इस टैक्स को भी पे करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा परसेंटेज टैक्स है और यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि पहले सिर्फ मैं इतना अमाउंट पे कर रही थी, अब ये सेम अमाउंट प्लस सम वैल्यू
तो हम बोल सकते हैं कि मेरा प्राइस जो है वो पहले से इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपनी बजट लाइन की, तो यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में बिफोर टैक्स हमारी बजट लाइन ऐसे है। अब आफ्टर सिचुएशन में क्या हुआ कि मुझे ये प्राइस तो पे करना ही करना है, प्लस इस प्राइस पर जो मेरा टैक्स लगा है वो मुझे पे करना है, और ये हमारी क्वांटिटी हो गई। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अब हमारा जो सेलर जितनी क्वांटिटी परचेज करेगा उस पर ये प्राइस तो पे करेगा ही करेगा, प्लस ये प्राइस पर जो टैक्स लगाया हुआ है वो इस सेम क्वांटिटी के साथ भी पे करेगा। अब यहाँ पर ये जो प्राइस है ये हमारा सेलर के पास जाएगा, ये जो टैक्स है हमारा जो प्राइस पे लगा है वो हमारा जाएगा गवर्नमेंट के पास, और ये जो पूरा मैंने स्क्वायर में लिख दिया है, अपना रेक्टेंगल सॉरी बॉक्स में लिख दिया है, उसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल अमाउंट हमारा कंज्यूमर पे कर रहा है गुड वन के लिए। अब ये एक्चुअल प्राइस हो गया है हमारा आफ्टर टैक्स फॉर गुड वन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पॉइंट वन की, तो पॉइंट वन क्या बोल रहा है कि ये हमारा परसेंटेज टैक्स है। मतलब कि यहाँ पे जो मैंने ये वैल्यू टैक्स लिया है ये कोई अमाउंट नहीं है, ये जो हमारा वैल्यू टैक्स है ये कोई अमाउंट नहीं है कि मुझे 1 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा, नो, ये है कि मुझे 1% टैक्स पे करना पड़ेगा। किस पर? प्राइस पर। जो भी प्राइस होगा उसका 1% मुझे टैक्स के फॉर्म में पे करना पड़ेगा, या फिर लेट सपोज कि यहाँ पे ये हमारा 1% नहीं है 5% है, तो जो भी प्राइस होगा उसका 5% मुझे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा पॉइंट वन है कि परसेंटेज फॉर्म में है और ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस हमें पे करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट में हमने बात करी कि हमारा ये इट्स लाइक अ हायर प्राइस, क्योंकि पहले मेरे को सिर्फ इतना अमाउंट पे करना पड़ रहा था, अब आफ्टर टैक्स मुझे ये तो पे करना ही पड़ रहा है, प्लस ये अमाउंट भी पे करना पड़ रहा है, तो इट इज जस्ट लाइक अ हायर प्राइस कि हमारा जो पहले से कंज्यूमर पे कर रहा है फॉर द सेम गुड, अब वो प्राइस ज्यादा पे कर रहा है आफ्टर टैक्स। उसके बाद अगर हम बात करें एक और चीज की जो हमारे डिफरेंस को बताती है, एक मेजर डिफरेंस हमारे क्वांटिटी टैक्स का और हमारे वैल्यू टैक्स का, तो वो क्या है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वो अगेन इंपॉर्टेंट वाला जो हमने मेंशन करा था ऊपर रेड कलर में, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं वैल्यू टैक्स की, तो इस सिचुएशन में जो हमारा अमाउंट ऑफ टैक्स है, हमारा जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट मतलब कि वो थ्रू आउट सेम नहीं रहता, वो बदलता रहता है। और वो बदलता कैसे है कि मेरे प्राइस के चेंज होने से मेरा जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो भी चेंज हो जाता है। पहले वाली सिचुएशन में यहाँ पर ऊपर क्वांटिटी टैक्स वाली सिचुएशन में मेरे प्राइस के चेंज होने से मेरा जो अमाउंट ऑफ टैक्स था वो सेम रहता था। अब यहाँ पर हमारा प्राइस के चेंज होने से अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो सेम नहीं रहता है, तो उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू अगेन। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि लेट सपोज हमारी गुड वन का जो प्राइस है वो है 1, सेम पहले की जैसे, और जो इस पर हम वैल्यू टैक्स पे कर रहे हैं वो हम ले लेते हैं लेट सपोज कि वो है 6%। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट कंज्यूमर पे कर रहा है एक क्वांटिटी के लिए हमारे गुड वन की, वो क्या है, उसका प्राइस जो वो पे कर रहा है प्लस उस पर जो वो टैक्स पे कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो प्राइस पे कर रहा है वो क्या है 1, प्लस उस पर जो टैक्स पे कर रहा है मतलब कि 6% ऑफ द प्राइस, तो प्राइस मेरा 1 है, इस पर अगर मैं 6% करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1 प्लस 0.06। तो टोटल जो अमाउंट कंज्यूमर पे कर रहा है एक यूनिट के लिए गुड वन की, वो क्या है 1.06। अब यहाँ पर अगर हम प्राइस को चेंज करते हैं, मान लो कि हमारा जो गुड वन का प्राइस है अगेन वो इंक्रीज हो गया, सेम वैल्यूज को ही लेती हूँ कि मेरा जो P1 है वो चेंज होकर क्या हो गया 5 हो गया। पहले हम 1 रुपए पे कर रहे थे गुड वन के लिए, अब हमें 5 रुपीज पे करने हैं गुड वन के लिए विद द सेम वैल्यू टैक्स। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू टैक्स है वो अगेन हम ले लेते हैं कि वो 6% है। अब यहाँ पर
जो टोटल अमाउंट हमारा कंज्यूमर पे करेगा वो क्या होगा? अगेन हमारा जो प्राइस वो पे कर रहा है, अब वो इस सिचुएशन में हो गया है 5 प्लस इस 5 पर जो वो टैक्स पे कर रहा है वो क्या हो जाएगा? 6%। इस सिचुएशन में यहाँ पर हम इसे काट सकते हैं कि हम इसको 5 2 ज़ा 10 तो ये 20 हो गया, यहाँ पर ये 10 हो गया, ये ऊपर हो गया 3। इस सिचुएशन में ये हमारा प्राइस हो गया, जो मैं अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रही हूँ वो क्या हो जाएगा? 0.3, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में 10 है, ऊपर हमारा 3 बचा, तो ये 0.3 हो गया। और जो टोटल अमाउंट हमारा कंज्यूमर पे कर रहा है वो क्या हो जाएगा? 5.3। यहाँ पर अगर हम चीज को नोटिस करें, जो हमने ऊपर भी देखी है, वो क्या है कि मेरे प्राइस के चेंज होने की वजह से जो मैं अमाउंट ऑफ टैक्स की बात कर रहे हैं, वैल्यू टैक्स की बात नहीं कर रहे। वैल्यू टैक्स इज सेम, बट हमारा जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो बदल गया। पहले हमारा जो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स था वो ये था, ये होता है अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब कि हमारा वैल्यू टैक्स ऑन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे पहले हमारी सिचुएशन में वो क्या था? 0.06। सेकेंड सिचुएशन में हमारा प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो चेंज हो गया। क्या हो गया? वो अब हो गया 0.3। तो इस सिचुएशन में हमारा जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो चेंज हो जाता है प्राइस के चेंज होने की वजह से। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है हमारी क्वांटिटी टैक्स में और हमारे वैल्यू टैक्स में। वैल्यू टैक्स में हमारा जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो चेंज हो जाता है, क्वांटिटी टैक्स में वो सेम रहता है, थ्रू आउट सेम रहता है, प्राइस के चेंज होने से वो चेंज नहीं होता। अब अगर हम बात करें हमारी बजट लाइन की, हमारा थर्ड पॉइंट कि हमारे वैल्यू टैक्स की वजह से हमारी जो बजट लाइन है वो किस तरीके से चेंज होगी। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारी अगेन जो बजट लाइन है वो पहले से स्टीपर हो जाएगी। पहले से स्टीपर क्यों होगी? तो यहाँ पर अगेन सेम चीज को हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्राइस है, प्राइस ऑफ गुड वन, हमारा जो P1 है वो इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि हमने सेकंड पॉइंट दोनों की सेम ही बात करी है कि एक तरीके से टैक्स लगा है कि हमारा जो गुड वन का प्राइस है हम बोल सकते हैं वो पहले से ज्यादा हो गया है। इस सिचुएशन में कैसे ज्यादा हो गया कि पहले हम P1 पे कर रहे थे, अब P1 प्लस हमारा P1 पर जो हम वैल्यू टैक्स पे कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे हमारे P1 में ये अमाउंट जो वैल्यू टैक्स का अमाउंट है वो हम पे कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो हमारा कंज्यूमर पे कर रहा है वो इंक्रीज हो गया। हम बोल सकते हैं कि टैक्स लगने की वजह से हमारा जो गुड वन है वो पहले से क्या हो गया है? महंगा हो गया है, वो एक्सपेंसिव हो गया है। सेम ही यहाँ पर हम रिजल्ट को देखेंगे, अगर वो एक्सपेंसिव हो गया है तो मतलब कि अब हमारा जो कंज्यूमर है वो हायर प्राइस पे कर रहा है। एक तरीके से इनडायरेक्टली हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया है टैक्स की वजह से। कौन सा टैक्स? वैल्यू टैक्स। इस सिचुएशन में वैल्यू टैक्स, इससे पहले हमने क्वांटिटी टैक्स की बात करी और दोनों ही सेम चीज की बात करते हैं कि इनडायरेक्टली टैक्स की वजह से हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारा बजट लाइन पर इसका क्या चेंज होगा, तो अगेन हम क्या बात करेंगे कि मेरा वर्टिकल इंटरसेप्ट पे इसका क्या चेंज हुआ, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट में क्या इम्पैक्ट हुआ, और हमारे स्लोप पर क्या इम्पैक्ट हुआ बजट लाइन की। तो सेम ही चीज है यहाँ पर। वर्टिकल इंटरसेप्ट हमारा क्या होता है? M/P2। इस सिचुएशन में हमारा x1 0 होता है, मतलब मैं कोई भी क्वांटिटी ऑफ गुड वन परचेज नहीं कर रही। अगर मैं उसकी कोई क्वांटिटी परचेज नहीं कर रही तो उसका प्राइस अगर बढ़ता है कम होता है मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि मेरा वर्टिकल इंटरसेप्ट में कोई गुड वन की प्राइस की बात नहीं होती है, यहाँ पर हमारा P1 है भी नहीं। तो इस सिचुएशन में अगेन मेरा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो सेम रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की तो वो होता है M/P1। अब यहाँ पर P1 तो रहा नहीं, वो क्या हो गया है? P1 हमारा इंक्रीज होकर क्या हो गया है? हमारा M/P1 प्लस हमारा P1 वैल्यू टैक्स। तो इस सिचुएशन में हमारा P1 इंक्रीज हो गया है, किस तरीके से? इस तरीके से। तो इस सिचुएशन में अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया तो जो ये ओवरऑल वैल्यू है वो फॉल कर जाएगी, मतलब कि हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इस सिचुएशन में फॉल कर जाएगा। वर्टिकल इंटरसेप्ट सेम है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट फॉल कर गया तो हमारा जो बजट लाइन है वो किस तरीके से शिफ्ट होगा?
हमारा वो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इनवर्ट शिफ्ट होगा। सेम चीज हम स्लोप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा स्लोप क्या होता है, -P1 डिवाइडेड बाय P2। P1 हमारा इंक्रीज हो गया है, किस तरीके से इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -P1 प्लस इस पर जो हम अपना वैल्यू टैक्स का अमाउंट पे कर रहे हैं डिवाइडेड बाय P2। अगर हमारा ये न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया, मतलब कि ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी स्लोप की इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, कि यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा स्लोप इंक्रीज हो गया है। स्लोप इंक्रीज हो गया है मतलब कि हम अब और सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ x1। हम x2 को और सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हमारा जो बजट लाइन है वो पहले से क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। सेम सिचुएशन को हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि लेट सपोज ये हमारी बिफोर सिचुएशन है, यहाँ पर ये हमारी बिफोर सिचुएशन है, और यहाँ पे वर्टिकल इंटरसेप्ट सेम रहने वाला है, तो ये तो नहीं हिलने वाला है। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पहले से कम हो रहा है, तो मैं इस साइड यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ, इन दोनों को मैं यहाँ पर ज्वाइन करूंगी। मेरा वर्टिकल इंटरसेप्ट जो है वो सेम है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो है वो इनवर्ट शिफ्ट हो गया। किस तरीके से हमारी बजट लाइन शिफ्ट हुई है कि हम देख सकते हैं वो पहले से और खड़ी हुई हो गई है। तो हमारी बजट लाइन पहले से और क्या हो गई है, स्टीपर हो गई है। हमारी बजट लाइन क्या हो गई है, स्टीपर हो गई है। नाउ हमारा थर्ड टाइप ऑफ टैक्स जो कि क्या है हमारा लमसम टैक्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लमसम टैक्स की, तो यहाँ पे इसके फर्स्ट पॉइंट में हम क्या बात करेंगे कि हमारा जो ये लमसम टैक्स है ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स होता है। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि ये जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स है वो हमारी इस बार क्वांटिटी पे नहीं लगता है, वो हमारी इनकम पर इम्पोज किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं लमसम टैक्स की, तो लमसम टैक्स हमारा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स है, मतलब ये थ्रू आउट सेम रहने वाला है। यही अमाउंट हमें हमेशा पे करना है, ये चेंज नहीं होगा। हमारा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स क्वांटिटी टैक्स भी था जो थ्रू आउट सेम रहता था। अब यहाँ पर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि हमारा जो क्वांटिटी टैक्स है उसको हम पर यूनिट के हिसाब से पे करते थे, कि जिस गुड पर हमारा क्वांटिटी टैक्स लगा है उस गुड की हम जितने यूनिट को परचेज करेंगे उस हिसाब से हम उस टैक्स को पे करते थे। यहाँ पर हम यूनिट के हिसाब से पे नहीं करते ये फिक्स्ड अमाउंट, ये टैक्स हमारा डिपेंड करता है कंज्यूमर की इनकम पर, कि हमारे कंज्यूमर की इनकम पर ये टैक्स इम्पोज होगा, उस पर लगेगा, और अपनी इनकम का कुछ प्रपोर्शन इन द फॉर्म ऑफ दिस फिक्स टैक्स उसे पे करना पड़ेगा एज अ लमसम टैक्स, रिगार्डलेस ऑफ कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रहता है। मतलब कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि जो कंज्यूमर है वो दोनों गुड्स को कितना परचेज कर रहा है, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। दोनों गुड का क्या प्राइस है, दोनों गुड को कितना खरीद रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी इनकम का ये अमाउंट जो भी हमारा ये फिक्स्ड अमाउंट होगा वो उसे पे करना ही होगा। अगर हम इसके सेकेंड पॉइंट में इसकी पूरी वर्किंग को थोड़ा सा समझें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की, एक सेकेंड, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट में अगेन हम अपनी बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन को देखते हैं। तो बिफोर दिस टैक्स हमारा कंज्यूमर का जो इनकम था, जो मनी थी उसके पास दोनों गुड पर स्पेंड करने के लिए, वो हमारी एम है। अब आफ्टर दिस टैक्स अगर ये हमारा लमसम टैक्स इम्पोज हो गया हमारे कंज्यूमर की इनकम पर, तो अब हमारी इस इनकम से कुछ प्रपोर्शन मुझे माइनस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और उसे पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। अगर मेरी इनकम का कुछ प्रपोर्शन मुझे इन द फॉर्म ऑफ लमसम टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी इनकम में से कुछ माइनस हो रहा है और वो मुझे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो ओवरऑल मेरी जो इनकम है वो पहले से कम हो रही है आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पे अगर हम बजट लाइन की बात करें, तो ये मेरी बिफोर सिचुएशन की बजट लाइन हो गई है। आफ्टर टैक्स हमारी जो बजट लाइन है वो कुछ इस तरीके से हो गई। यहाँ पर
हमारा जो ये अमाउंट ऑफ मनी है वो पहले से कम हो गया। अगर हमारा जो अमाउंट ऑफ मनी है वो पहले से कम हो गया क्योंकि हम कुछ अमाउंट अब अपने टैक्स में भी अपनी मनी को स्पेंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी है आफ्टर टैक्स वो कम हो गई है। ये हमारी एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी है आफ्टर टैक्स। तो पहले हमारी मनी ये थी दोनों गुड पर स्पेंड करने के लिए। अब हमारे पास इस मनी का जो मैंने टैक्स माइनस कर कर ये जो पूरा अमाउंट आएगा, ये जो हमारी अमाउंट ऑफ मनी आएगी, अब ये हम दोनों गुड पर स्पेंड करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी इस टैक्स से हमारे बजट लाइन पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो हम अपने पॉइंट 3 में देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बजट लाइन की, तो इस सिचुएशन में हमारी जो बजट लाइन है वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। इनवर्ड शिफ्ट किस तरीके से हो जाती है कि वो हमारी पैरेलल इनवर्ड शिफ्ट होती है। पैरेलल मतलब कि हमारी सेम जैसे पहले थी उसी के जस्ट पैरेलल हमारी बजट लाइन जो है वो अंदर की साइड शिफ्ट हो जाएगी। अगर वो पैरेलल शिफ्ट हुई है मतलब कि उसके स्लोप में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो सेम सिचुएशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले हमारी ये थी मनी, उसके बाद हमारी जो मनी है वो ये हो गई आफ्टर हमारा लमसम टैक्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो मनी है वो कम हो गई, मतलब कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी कम हो गई। इसका क्या इम्पैक्ट होगा बजट लाइन पर, तो हम देख सकते हैं हमारे स्लोप एंड हमारे इंटरसेप्ट से। स्लोप हमारा होता है -P1 डिवाइडेड बाय P2। इसमें हम m की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप हमारा सेम रहने वाला है, जो पहले था वही रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्टिकल इंटरसेप्ट एंड हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की, तो वो दोनों हमारे फॉल कर जाएंगे। वो फॉल क्यों कर जाएंगे कि यहाँ पर पहले हमारा ये वर्टिकल इंटरसेप्ट था एंड ये हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट था। उसके बाद हमारा जो ये मनी है, जो हमारा न्यूमरेटर है दोनों में, वो फॉल कर गया। फॉल कैसे कर गया कि अब हमारा जो मनी है, अमाउंट ऑफ मनी है कंज्यूमर के पास, अब वो ये हो गया, ये हमारी पहले से कम वाली वैल्यू है। न्यूमरेटर फॉल कर गया तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो भी फॉल कर जाएगी और हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो है वो पहले से कम हो जाएगा। इस सिचुएशन में हम अपनी बजट लाइन को ग्राफिकली देखें तो मान लो ये हमारी बिफोर सिचुएशन थी, पहले टैक्स से पहले। उसके बाद हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट भी कम हो रहा है, वर्टिकल इंटरसेप्ट भी कम हो रहा है, तो दोनों को मैं कम कर देती हूँ। और इस तरीके से कम करूंगी कि ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये इसके जस्ट पैरेलल हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो स्लोप है वो सेम है। स्लोप सेम है तो मतलब ये जो हमारी बिफोर एंड आफ्टर बजट लाइन है वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये था हमारा कंप्लीट टेक्स्ट, ये हमारी 3 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। अब अगर हम बात करें सब्सिडीज तो अगेन वो हमारी 3 तरीके की होंगी। उनको मैं इससे थोड़ा और शॉर्ट में समझाऊंगी क्योंकि वो जस्ट इसके काफी सिमिलर हैं, तो अब वो बहुत इजीली समझ आ जाएंगी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग सब्सिडीज देयर इज वन थिंग टू नोट। अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी या फिर वैल्यू टैक्स की, तो वो हमारी बजट लाइन को टिल्ट करता है। मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं अपनी बजट लाइन की, तो जो हमारी बजट लाइन है वो जो शिफ्ट होगी वो सिर्फ एक ही साइड से होगी। या तो वो हॉरिजॉन्टल साइड से ऐसे शिफ्ट हो जाएगी या फिर वो वर्टिकल साइड से ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। वो सिर्फ एक साइड से ही शिफ्ट होगी और ये डिपेंड किस पे करता है कि हमने ये हमारे जो दोनों टैक्स है वो कौन से गुड पर इम्पोज करे हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, ये कुछ मिस्टेक हो गया। यहाँ पर ऑन विच गुड इज बीइंग टैक्स, यहाँ पर गुड आएगा। जिस गुड पर हमारा टैक्स लगा है वो डिसाइड करेगा कि वो किस साइड से अंदर की साइड शिफ्ट हो रही है, टिल्ट हो रही है। अगर हमारा गुड 1 पर टैक्स लगेगा तो हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट अंदर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, वर्टिकल इंटरसेप्ट सेम रहेगा। अगर हमारा गुड 2 पर टैक्स लगेगा तो सिचुएशन में हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट अंदर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। कौन सा टैक्स लगेगा, हमारा क्वांटिटी टैक्स या फिर वैल्यू टैक्स। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा हमारे दूसरे टैक्स की, जो हमारा लमसम टैक्स है, वो हमारी बजट लाइन को कंप्लीटली अंदर शिफ्ट करता है। वो यहाँ पर
सिर्फ एक साइड से नहीं करता, वो कंप्लीटली शिफ्ट करता है पैरेलल। क्योंकि यहाँ पर हम गुड पर नहीं लगा रहे हैं ये टैक्स हम लगाते हैं मनी पर। अगर हमारी मनी कम होती है तो हमारी बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट होती है इनवर्ड, अंदर की साइड। तो ये इन दोनों के बीच में बहुत मेजर डिफरेंस है, हमारी क्वांटिटी एंड वैल्यू टैक्स और हमारे लमसम टैक्स के बीच में। क्वांटिटी एंड वैल्यू टैक्स में हमारा ये सिचुएशन होगा, डिपेंड्स अपॉन कि हम किस गुड पर टैक्स को इम्पोज कर रहे हैं, और हमारे लमसम टैक्स में ये वाली सिचुएशन होगी। ओके, सो नाउ दी सब्सिडीज। अगर हम सब्सिडीज की बात कर रहे हैं तो हमारी जो सब्सिडीज हैं वो अगेन 3 तरीके की हैं। तो फर्स्ट हमारी जो सब्सिडी है वो क्या है, हमारी क्वांटिटी सब्सिडी। ये हमारी हो गई है क्वांटिटी सब्सिडी। अगर हम क्वांटिटी सब्सिडी की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके फर्स्ट पॉइंट में हम क्या बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक सर्टेन अमाउंट कंज्यूमर को देता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, डिपेंडिंग अपॉन कि वो गुड की कितनी क्वांटिटी को परचेज कर रहा है। यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो गुड को परचेज करेगा, है ना। और अगर उस गुड पर उसको क्वांटिटी सब्सिडी मिल रही है तो उसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर वो जो कंज्यूमर है वो उस गुड की जितनी क्वांटिटी को परचेज करेगा, जितने यूनिट्स को परचेज करेगा, उस क्वांटिटी पर एक सर्टेन अमाउंट हमारा जो गवर्नमेंट है वो उन्हें प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। तो यहाँ पर हम इस सेम सिचुएशन को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारी सब्सिडी है, एक सेकेंड यहाँ पर, तो ये हमारी जो सब्सिडी है, ये हमारी जो सब्सिडी है वो किस बेसिस पर मिल रही है। जो गवर्नमेंट है वो जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर को, वो किस बेसिस पर प्रोवाइड कर रहा है, वो पर यूनिट के हिसाब से प्रोवाइड कर रहा है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो कितने यूनिट उस गुड की क्वांटिटी को परचेज करता है। यहाँ पर यूनिट के हिसाब से सब्सिडी मिल रही है। यहाँ पर सेम ही बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर है वो कितने गुड्स को परचेज कर रहा है, कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा है ना। तो कितने यूनिट परचेज कर रहा है, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, या फिर कितने यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है, कितनी क्वांटिटी वो कंज्यूम कर रहा है, सेम ही बात है कि जितने भी यूनिट और क्वांटिटी वो परचेज कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है, उस पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक सर्टेन अमाउंट इन्हें पे कर रही है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। देन अगर हम बात करें हमारे पॉइंट 2 की, तो अगेन सारी चीजें जो हैं वो सिमिलर ही चलेंगी। टैक्स हमारी सब्सिडी का काफी अपोजिट सा ही है एक तरीके से, कि टैक्स में देखो क्या होता था कि टैक्स लगने से प्राइस एक तरीके से इनडायरेक्टली बढ़ जाती थी, सब्सिडीज लगने से प्राइस एक तरीके से कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पॉइंट 2 में कि इट इज जस्ट लाइक अ लोअर प्राइस। पहले से हमारा जो प्राइस है वो कम हो जाएगा उस गुड के लिए जिस पर हमारी सब्सिडी लगी है। इट इज जस्ट लाइक लोअर प्राइस। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर हम गुड 1 पर जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर लेट्स अज्यूम कि जो सब्सिडी है वो हमारी गुड 1 पर है। अगर हमारी सब्सिडी गुड 1 पर है तो जितने यूनिट मैं गुड 1 के परचेज करूंगी उस पर मुझे सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट पे करेगी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। अगर मैं इसको यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन समझाऊं, अगेन टैक्सेस की तरह ही, तो यहाँ पर पहले बिफोर सिचुएशन में क्या है कि मेरा जो प्राइस है गुड 1 का वो ये है जो मैं पे करूंगी। अब यहाँ पर आफ्टर सब्सिडीज हमारा जो प्राइस है वो क्या हो गया, P1 माइनस में हमारा सब्सिडी। यहाँ पर प्राइस जो हम पे कर रहे थे माइनस जो सब्सिडीज हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है। सब्सिडीज इट्स लाइक कि गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पर कुछ अमाउंट पे कर रही है इन द फॉर्म ऑफ कि वो हमारी हेल्प कर रही है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि जब सब्सिडी नहीं थी तो पूरे कंज्यूमर को एग्जैक्ट जितना अमाउंट था वो उतना ही पे करना पड़ रहा था। अब आफ्टर सब्सिडीज जो हमारा कंज्यूमर है उसको पूरा का पूरा प्राइस पे नहीं करना पड़ रहा,
गवर्नमेंट भी कुछ बर्डन ले रही है कंज्यूमर का और गवर्नमेंट उनके बिहाफ पर पे कर रही है, तो जो अमाउंट अब हमारे कंज्यूमर को पे करना है वो क्या है, ये यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहले मुझे ये पूरा का पूरा प्राइस पे करना पड़ रहा था और अब मुझे इस प्राइस में से कुछ जो अमाउंट है मेरी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है पे करने में, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो पहले से कम हो गया, क्योंकि कंज्यूमर को इनडायरेक्टली अब एक कम ही तो प्राइस पे करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारी जो बजट लाइन है वो पहले ये थी, अब हमारी जो बजट लाइन है वो ये हो गई है। यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि देखो, जो मेरी गुड वन की क्वांटिटी होगी, जो x1 डिनोट करता है वो क्या होता है, मेरी गुड वन की क्वांटिटी, मेरे गुड वन के यूनिट। जितने मेरे यूनिट्स होंगे, जितनी मेरी क्वांटिटी होगी, उतनी ही मुझे उस बेसिस पर सब्सिडी मिलेगी। जितने मैं यूनिट परचेज करूंगी उस हिसाब से मुझे जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर हम इसके ब्रैकेट को ओपन करके भी देख सकते हैं कि ये तो मेरा एक्चुअली में अमाउंट था, खर्चा था गुड वन पर, माइनस इसके ऊपर मुझे जो सब्सिडीज मिल रही है वो कैस पे मिल रही है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ गुड वन। तो यहाँ पर हमें गुड वन की जितनी हम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर हमें सब्सिडीज मिल रही है, हमारी क्वांटिटी सब्सिडीज। अब यहाँ पर अगेन हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, जैसे हमने टैक्सेस में करा था, वो क्या है कि यहाँ पर मैं फिर से इसे रेड में मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे हम बात करते हैं फिक्स्ड सब्सिडी की। अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर फिक्स्ड सब्सिडी की, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी है, यहाँ पर जो मेरा अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो सेम रहने वाला है थ्रू आउट वो सेम रहेगा। यहाँ पर हम सब्सिडी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सिडी की। इसका क्या मतलब हुआ कि ये सब्सिडी की हम बात कर रहे हैं कि जो मेरी क्वांटिटी सब्सिडी होगी या फिर कोई भी सब्सिडी जो होगी वो एक्चुअली में, और अमाउंट ऑफ सब्सिडी होगा कि जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी हमें मिल रही है वो। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस मैं एक बार आगे समझ आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सिडी थ्रू आउट सेम रहेगी, तो मतलब कि यहाँ पे हमारा जो प्राइस के चेंज होने से सब्सिडी में इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, नो चेंज। यहाँ पर नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ सब्सिडी, क्योंकि वो सेम रहने वाला है, तो वो प्राइस के चेंज होने से भी सेम रहेगा। इस सेम चीज को हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो हम लेकर चल रहे हैं कि गुड वन पर ही हमें क्वांटिटी सब्सिडी जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो सिचुएशन में हम लेकर चल रहे हैं कि P1 जो है, हमारा जो गुड वन का प्राइस है वो है 1, उस पर जो हमें सब्सिडी मिल रही है, हमारी जो क्वांटिटी सब्सिडी मिल रही है वो है 0.5। तो हमारा जो कंज्यूमर है वो कितना अमाउंट पे कर रहा है गुड वन की एक क्वांटिटी को परचेज करने के लिए, वो क्या है कि जो वो अमाउंट पे कर रहा है माइनस हमारी सब्सिडी जो बर्डन गवर्नमेंट उठा रही है। तो सिचुएशन में क्या हो जाएगा, -1 माइनस 0.5। इस सिचुएशन में ये हो गया 0.5 हमारा एक्चुअली में कंज्यूमर जो है गुड वन के लिए पे कर रहा है। इस सिचुएशन में हमारी जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है, सब्सिडी की जो क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सिडी की क्वांटिटी वो क्या है, 0.5। यहाँ पर अगर लेट सपोज हमारा जो प्राइस है गुड वन का वो चेंज हो जाता है, मान लो कि वो पहले से हो गया इंक्रीज, उस सिचुएशन में हम लेकर चल रहे हैं कि वो 1 से हो गया 5, P1 जो है वो इंक्रीज हो गया। सब्सिडी जो है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो सेम है। अब यहाँ पर हमारा जो गवर्नमेंट है वो कितना अमाउंट पे करेगा, तो वो प्राइस पे करेगा माइनस जो गवर्नमेंट उसके बिहाफ पर पे करेगी सब्सिडी वो। तो यहाँ पर प्राइस हो गया हमारा 5 माइनस हमारा 0.5, तो एक्चुअली में हमारा जो कंज्यूमर पे कर रहा है वो है 4.5। यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, पहली चीज कि देखो जो जनरल पॉइंट है वो क्या है कि प्राइस के बाजरे में अगर हम बात करें तो प्राइस ये है, बट हमारा जो कंज्यूमर है वो प्राइस से कम पे कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ लोअर प्राइस। सब्सिडी मिलने पर हमारा जो प्राइस है वो एक तरीके से कम हो जाता है, क्योंकि कुछ अमाउंट हमारा गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है पे करने में।
तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि सेकेंड सिचुएशन में हमारा जो प्राइस है वो 5 है, बट एक्चुअली में हम कितना पे कर रहे हैं 4.5, ये अलग बात रही, है ना। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ऊपर कि प्राइस के चेंज होने से हमारा अमाउंट ऑफ सब्सिडी चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या है कि मैंने अगर अपने प्राइस को चेंज करा तो मेरा जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो क्या है, दोनों सिचुएशन में सेम है, 0.5 दोनों सिचुएशन में क्या है, सेम है। नाउ अब अगर हम बात करें हमारी पॉइंट 3 की, पॉइंट 3 से पहले अगर मैं एक बार इसको फिर से बोलूं कि ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है जस्ट बिकॉज क्योंकि हम इजिली डिफरेंस देख सके हमारी क्वांटिटी सब्सिडी में और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हमारी एड वैलोरम सब्सिडी की वो। तो एड वैलोरम में ये जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो सेम नहीं रहता है थ्रू आउट, और यहाँ पर सेम रहता है जैसे कि हमने टैक्सेस में देखा, तो वो हम आगे डिफरेंस देखेंगे। इसके अलावा ये अब हमने 2 पॉइंट की बात करी है यहाँ पर। पहला कि हमारा जो कंज्यूमर है उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है सब्सिडी गवर्नमेंट कितनी देगी। दूसरा कि वो हमारा लोअर प्राइस जैसा है। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि हमारी इस सब्सिडी से हमारी बजट लाइन किस तरीके से चेंज होती है। यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि मेरी जो बजट लाइन है वो क्वांटिटी सब्सिडी की वजह से क्या हो जाएगी, पहले से फ्लैटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं कि हमारे जो गुड वन है उस पर हमें क्वांटिटी सब्सिडी मिल रही है, तो गुड वन का जो प्राइस है वो पहले से कम हो जाएगा क्योंकि पहले हम P1 प्राइस पे कर रहे थे और अब हमें कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है, P1 माइनस हमारा सब्सिडी। तो हमारा एक तरीके से गुड वन का प्राइस कम हो गया, मतलब गुड वन जो है हमारे लिए अब सस्ता हो गया। इसका चेंज क्या होगा हमारी बजट लाइन पर, तो उसको हम कैसे देखते हैं कि अब हमारा प्राइस इनडायरेक्टली कम हो गया है सब्सिडीज की वजह से, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पर, हमारे वर्टिकल इंटरसेप्ट पर और हमारी स्लोप पर। अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की तो वो हमारा क्या होता है, m/p1, है ना, ये होता है। अब यहाँ पर हमारा जो P1 है वो कम हो गया। कम कैसे हो गया कि अब वो P1 से हो गया है P1 माइनस एस, मतलब कि इस सिचुएशन में हमारा जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो पहले से क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अगर हम बात करें वर्टिकल इंटरसेप्ट की तो सिचुएशन में वो हमारा होता है m/p2। अब यहाँ पे हमारा जो x1 है वो ऑलरेडी 0 होता है, तो x1 के प्राइस में कोई भी चेंज आएगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम x1 की कोई भी क्वांटिटी को परचेज नहीं कर रहे। हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो क्या होने वाला है, सेम, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। अगर हम बात करें स्लोप की तो स्लोप होता है हमारा -P1 डिवाइडेड बाय P2। P1 हमारा फॉल कर रहा है, किस तरीके से फॉल कर रहा है कि अब हमारा P1 हो गया है P1 माइनस एस। हमारी ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ये फॉल हो गया, तो जो ओवरऑल वैल्यू है स्लोप की, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब विदाउट नेगेटिव साइन, वो भी फॉल कर जाएगी। अगर मेरा स्लोप फॉल कर रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ कि मैं इन ऑर्डर टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ x1, जो x2 को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, गिव अप कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, वो कम हो गया। मेरा सेक्रीफाइस कम हो गया, मेरा गिव अप कम हो गया गुड टू का, इन ऑर्डर टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ x1। इस सिचुएशन में हमारा अगर स्लोप कम होता है तो हमारा जो स्लोप है वो पहले से क्या हो जाएगा, फ्लैटर हो जाएगा। अब यहाँ पर इन तीनों चीजों से अगर हम बिफोर एंड आफ्टर देखें तो बिफोर लेट सपोज हमारी बजट लाइन कुछ इस तरीके से थी, हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट में कोई भी चेंज नहीं आया, वो सेम है, तो ये पॉइंट तो सेम ही रहने वाला है। देन अगर हम बात करें हमारी हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की तो हमने क्या देखा कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो पहले से इंक्रीज हो गया प्राइस के कम होने से, तो हमारे हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट को हम इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे मैं कहीं पॉइंट ले लेती हूँ इंक्रीज करके, लेट सपोज कि वो पॉइंट ये है, यहाँ पे मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ, तो मैं क्या देख रही हूँ कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, और हमारी जो बजट लाइन है वो पहले से
आफ्टर सिचुएशन में यहाँ पर पहले से हमारी इस आफ्टर सिचुएशन में क्या हो गई है, फ्लैटर हो गई है। हमारी जो बजट लाइन है वो अब ज्यादा लोटी हुई हो गई है। तो ये था हमारा क्वांटिटी सब्सिडी। अब अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट सब्सिडी की, तो हमारा सेकंड सब्सिडी हमारा एड वैलोरम सब्सिडी। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारा एड वैलोरम सब्सिडी। अगर हम इसके पॉइंट 1 की बात करें तो यहाँ पर ये जो हमारी सब्सिडी है वो डिपेंड करती है हमारे प्राइस पर। हमारी क्वांटिटी सब्सिडी डिपेंड करती थी हमारी क्वांटिटी पर, ये हमारे प्राइस पर डिपेंड करती है। अगेन ये हमारी परसेंटेज सब्सिडी है। यहाँ पर सिमिलर ही है जैसे हमारे टैक्सेस में होता था। तो ये हमारी एक परसेंटेज सब्सिडी है जिसको हम जो हमें प्रोवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। तो यहाँ पर जिस गुड पर हमें सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उसके प्राइस पर डिपेंड करता है कि हमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, कि जो भी प्राइस होगा उसका उतना परसेंटेज हमें सब्सिडी की फॉर्म में मिलेगा। इसको हम आगे एग्जाम्पल के फॉर्म में भी समझेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें अगेन सेकेंड पॉइंट की हमारी, तो सेकेंड पॉइंट अगेन काफी सिमिलर है कि सब्सिडी मिल रही है तो वो हमारे प्राइस को कमी कर रही है। तो यहाँ पे अगेन इट इज जस्ट लाइक अ लोअर प्राइस। तो हमारा लोअर प्राइस कैसा हुआ, तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ही। तो लेट सपोज हमारी गुड 1 पर सब्सिडी मिल रही है। हमारा जो गुड 1 है वो हमारा सब्सिडाइज्ड है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें गुड 1 की बिफोर सिचुएशन, बिफोर सब्सिडी, मान लो कि उसका जो प्राइस है वो P1 है। आफ्टर सब्सिडीज उसका जो प्राइस है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो सब्सिडी है वो परसेंटेज बेसिस पर है और वो प्राइस पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये तो प्राइस है ही, बट इस प्राइस में जो हमारी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है अमाउंट पे करने पर, वो किस बेसिस पर है कि इस प्राइस पर जो मुझे परसेंटेज अमाउंट ऑफ सब्सिडी मिल रहा है वो। तो यहाँ पर एक तरीके से हमारा प्राइस तो कम ही हो रहा है कि पहले मुझे ये अमाउंट पे करना था, अब इस अमाउंट में से कुछ अमाउंट माइनस हो रहा है, तो एक तरीके से मेरा जो प्राइस है वो कम ही हो रहा है। यहाँ पे जो कंज्यूमर का बर्डन है वो कम ही हो रहा है। जो अमाउंट कंज्यूमर पे कर रहा है, जो अमाउंट पे कर रहा है गुड 1 का कंज्यूमर, वो कम ही हो रहा है। यहाँ पर ये हमारी आफ्टर सिचुएशन में प्राइस जो है वो कम हो गया सब्सिडीज की वजह से। ये हमारी बिफोर सिचुएशन में बजट लाइन हो गई। आफ्टर सिचुएशन में हमारी जो बजट लाइन है वो कुछ ये हो गई है। तो ये हमारा पुराना प्राइस है माइनस ये हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सिडी। मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, इसी अमाउंट की मैं यहाँ पे बात कर रही थी। ये है हमारा, एक सेकेंड, ये है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सिडी। ऊपर वाली सिचुएशन में हमारा अमाउंट ऑफ सब्सिडी क्या था, मैं उसे यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये था हमारा अमाउंट ऑफ सब्सिडी। इस सिचुएशन में हमारा अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो था वो थ्रू आउट सेम रहता था, प्राइस के चेंज होने से भी उसमें कोई चेंज नहीं आता था, वो सेम रहता था। अब यहाँ पर इस वाली सब्सिडी में, एड वैलोरम सब्सिडी में, हमारा जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो सेम नहीं रहता थ्रू आउट। यहाँ पे हमारा जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो चेंज होता है प्राइस में अगर चेंज आता है तो अगर हमारा प्राइस चेंज हुआ तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सिडी भी चेंज होगा। यहाँ पर अगर हम इस सेम सिचुएशन को एग्जाम्पल वाइज देखें, एक बार मैं इसको यहाँ पे समझा देती हूँ। तो यहाँ पे अगेन हम इसको एग्जाम्पल वाइज देखें तो गुड 1 ही सब्सिडाइज हो रहा है। तो गुड 1 का प्राइस हमने ले लिया, लेट सपोज P1 है वो, उस पर जो सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है वो भी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि वो 6% है। इस प्राइस पर अब मुझे 6% परसेंटेज वाइज जो है सब्सिडीज मिलेगी। फिर यहाँ पर
अगर मैं बात करूं कि ये मेरा अगर गुड वन का प्राइस है और उस पर मुझे 6% जो है सब्सिडी मिलेगी, तो सिचुएशन में जो हमारा कंज्यूमर है वो कितना अमाउंट पे करेगा एक्चुअली में गुड वन की एक क्वांटिटी के लिए। तो वो हमारा पहले ये प्राइस है माइनस इस प्राइस पर जो उसे परसेंटेज बेसिस पर सब्सिडी मिल रही है, वो माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो एक्चुअली में हमारा जो कंज्यूमर है पे करेगा। यहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो क्या है 1 माइनस में जो उसका अमाउंट ऑफ सब्सिडी है, अमाउंट ऑफ सब्सिडी मतलब कि इस P1 पर जो उसे परसेंटेज सब्सिडी मिल रही है, इस P1 का 6% जो उसे इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी मिल रही है वो। तो यहाँ पर हमारा P1 ये है, इस पर हमें 6% सब्सिडी मिल रही है, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा 1 माइनस में 0.06। तो एक्चुअली में हमारे कंज्यूमर को जो अमाउंट पे करना पड़ रहा है वो है ये। अब लेट सपोज कि हमारा जो प्राइस है वो चेंज हो गया, प्राइस लेट सपोज वो इंक्रीज हो गया, सेम ही मैंने वैल्यूज को लिया है कि प्राइस हमारा 1 से 5 हो गया। इस सिचुएशन में हमारी जो परसेंटेज ऑफ सब्सिडी है, हमारी जो एड वैलोरम सब्सिडी है वो तो सेम ही है, यहाँ पर वो अगेन 6% है, बट यहाँ पर हमारा जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो एक्चुअली में अमाउंट हमारा कंज्यूमर पे करेगा गुड वन की क्वांटिटी के लिए वो क्या हो जाएगा P1 माइनस में हमारा 6% ऑफ P1, और यहाँ पे हमारा जो P1 है वो इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे हमारा 5 माइनस में 5 6% ऑफ 5 जो कि हमारी अमाउंट ऑफ सब्सिडी है 6% ऑफ 5 एक्चुअली में हमारा अब ये अमाउंट जो है कंज्यूमर पे करेगा। इस सिचुएशन में हमारा ये मैं काटा पिटी कर दूंगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अगेन इस तरीके से 3 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे 5 माइनस में ये 0.3 हो जाएगा, और जो एक्चुअली में कंज्यूमर पे करेगा अमाउंट वो क्या हो जाएगा 4.7। अब यहाँ पर अगर हम चीज को नोटिस करें, एक जो बेसिक हम पढ़कर आ रहे हैं वो क्या है कि सब्सिडी की वजह से हम जो प्राइस पे करते हैं वो कम हो जाता है। यहाँ पे हमने ऊपर देखा ना सेकंड पॉइंट, इट इज जस्ट लाइक अ लोअर प्राइस, सब्सिडी की वजह से हमारा जो प्राइस है वो कम हो जाता है ना। तो सेम चीज हम नीचे देख रहे हैं दोनों केसेस में कि हमारा जब प्राइस P1 था, यहाँ पे जब मेरा प्राइस P1 था तो जो कंज्यूमर है उसको P1 प्राइस 1 प्राइस पे नहीं करना पड़ रहा था, 1 से कम ही प्राइस पे करना पड़ रहा था। जब हमारा प्राइस 5 था तो कंज्यूमर को एग्जैक्टली 5 नहीं पे करना पड़ रहा था गुड वन के लिए, उसको 4.7 पे करना पड़ रहा था। ये एक जनरल बात हो गई जो हमने ऊपर देखी है, उसका पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जब मेरा प्राइस चेंज हो रहा है तो जो मेरा अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने अपने प्राइस को चेंज करा, जब P1 को 1 से 5 करा, इंक्रीज कर दिया, तो मेरा जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो यहाँ पर 0.06 था और यहाँ पर 0.3 है। तो दोनों सिचुएशन में हमारा जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी है, ये कितनी गंदी हैंडराइटिंग है, एक सेकेंड हमारा जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो डिफरेंट है, वो चेंज हो रहा है। तो हमारा एड वैलोरम केस में क्या हो रहा है कि हमारे प्राइस के चेंज होने से हमारा जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो चेंज होता है, और हमारे यहाँ पर क्वांटिटी सब्सिडी में हमारे प्राइस के चेंज होने से अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो है वो सेम रहता है। ये जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो सेम रहता है। सेम जैसे हमारे टैक्स में हुआ था कि क्वांटिटी टैक्स में हमारा अमाउंट ऑफ टैक्स सेम रहता था, लेकिन हमारे एड वैलोरम टैक्स में जो है अमाउंट ऑफ टैक्स डिफरेंट होता था। तो सेम यहाँ पे सब्सिडी में भी है कि हमारी क्वांटिटी सब्सिडी में अमाउंट ऑफ सब्सिडी सेम है और हमारी एड वैलोरम सब्सिडी में हमारा अमाउंट ऑफ सब्सिडी प्राइस के चेंज होने से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी बजट लाइन की कि हमारे एड वैलोरम सब्सिडी की वजह से हमारी बजट लाइन किस तरीके से चेंज होती है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट, तो इस सिचुएशन में क्या होगा,
हमारी जो बजट लाइन है वो अगेन फ्लैटर हो जाएगी। फ्लैटर क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ लोअर प्राइस, की सब्सिडी की वजह से हमारा जो प्राइस है वो पहले से हमें कम पे करना पड़ रहा है। पहले हमारा प्राइस P1 था जो हम पे कर रहे थे, अब हमारा प्राइस क्या है? P1 माइनस P1 पर जो हमें परसेंटेज सब्सिडी मिल रही है वो, हमारा जो प्राइस है वो पहले से क्या हो गया? कम। इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी बजट लाइन पर? तो वो हम किस तरीके से देखेंगे कि हम देख लेंगे कि हमारा यहाँ पर वर्टिकल इंटरसेप्ट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा प्राइस के कम होने से, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा, और हमारे यहाँ पर स्लोप पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे हम इसे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हैं वर्टिकल इंटरसेप्ट की, तो वो अगेन हमारा m/p2 है। यहाँ पर p1 की बात ही नहीं हो रही है, तो प्राइस ऑफ गुड वन कम होने से भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही रहने वाला है। उल्टा यहाँ पर हमारा x1 0 होता है, मैं x1 की कोई भी क्वांटिटी परचेज नहीं करती हूँ एज अ कंज्यूमर हमारे वर्टिकल इंटरसेप्ट पर, तो हमारे x1 की मैं जब कोई क्वांटिटी परचेज ही नहीं कर रही तो उसके प्राइस में चेंज होने से मेरे वर्टिकल इंटरसेप्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो हमारा सेम रहेगा। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की, तो वो होता है m हमारा m/p1। तो यहाँ पे P1 जो है वो हमारा पहले से कम हो गया, वो क्या हो गया हमारा? अब m डिवाइडेड बाय P1 माइनस P1 पर जो हमें सब्सिडी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे अगर मेरा ये कम हो गया डिनोमिनेटर, तो मेरी जो ओवरऑल वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब मेरा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पहले से इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट सेम है और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में मेरा जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये सब चीजें हम पढ़कर आए हैं, तो इसको मैं इसलिए जल्दी जल्दी शॉर्ट में समझा रही हूँ। फिर अगर हम बात करें स्लोप की, तो हमारा स्लोप क्या होता है? माइनस P1 डिवाइडेड बाय P2। अब यहाँ पे P1 हमारा फॉल कर गया है, वो P1 से क्या हो गया है? P1 माइनस हमारा P1 पर जो हमें परसेंटेज सब्सिडी मिल रही है वो, ये अमाउंट हमारा जो है पहले से कम है। तो इस सिचुएशन में अगर ये कम है, तो ओवरऑल हमारा जो स्लोप है वो भी कम हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, हमारा जो स्लोप है वो भी कम हो जाएगा। अगर मेरा स्लोप पहले से कम हो गया है, मतलब मैं पहले से कम गिव अप कर रही हूँ x2 को इन ऑर्डर टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ x1, इस सिचुएशन में हमारा जो बजट लाइन है वो पहले से क्या हो जाएगा? फ्लैटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी बिफोर बजट लाइन थी, ये वर्टिकल इंटरसेप्ट सेम रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पहले से इंक्रीज हो रहा है, तो मैं उस पॉइंट को यहाँ पे कहीं ले लेती हूँ, इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगी। मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पे मेरा जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो इनवर्ड शिफ्ट हो गया, और मेरा जो ये न्यू बजट लाइन है, ये मेरा जो न्यू बजट लाइन आया है वो पहले के कंपैरिजन में और फ्लैटर हो गया है, तो सेम ही है। और अगर यहाँ पर अगर हम बात करते कि मेरे गुड वन में जो है सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं, गुड टू पर सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, तो उस सिचुएशन में मेरे P2 का प्राइस कम होता, और उस सिचुएशन में हमारा जो बजट लाइन है वो कैसा होता? यहाँ पर हमारा जो बजट लाइन है वो इस तरीके से होता। तो ये आई थिंक अंडरस्टूड है कि एक सिचुएशन ऐसी है, तो दूसरी आप लोग खुद ही बना लोगे और समझ जाओगे कि उस सिचुएशन में हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट सेम रहेगा, वर्टिकल इंटरसेप्ट जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगा। यहाँ पर सॉरी मैंने इनवर्ड क्यों लिख दिया, ऊपर यहाँ पे भी आउटवर्ड आएगा, यहाँ पर आउटवर्ड आएगा, किससे? हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट आउटवर्ड शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्टिकल इंटरसेप्ट आउटवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम अब बात करें हमारी थर्ड सब्सिडी की, इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ पूरा। तो हमारा थर्ड सब्सिडी हमारा लमसम सब्सिडी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारी लमसम सब्सिडी की, तो उसका क्या मतलब हुआ? ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कंज्यूमर को एज अ मनी रिगार्डलेस ऑफ देयर बिहेवियर। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है
वो डायरेक्टली एक अमाउंट कंज्यूमर को दे रही है खर्च करने के लिए, रिगार्डलेस कि कंज्यूमर उस मनी को किस तरीके से यूज करेगा। यहाँ पर कंज्यूमर के पास ऑलरेडी मनी होती है दोनों गुड पर स्पेंड करने के लिए। अब यहाँ पर इस मनी में गवर्नमेंट जो है एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट जो है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी दे रही है। अब बोल रही है कि ये जो तुम्हारे पास पहले पैसे थे इसको तो खर्च करो ही, इसके साथ साथ इसको भी तुम अपने अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हो दोनों गुड्स पर। तो तुम्हारा बिहेवियर चाहे कुछ भी रहे कि ये पूरी मनी या तो तुम गुड 1 पे खर्च कर दो या फिर पूरे गुड 2 पे खर्च कर दो या फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन लो, जो भी तुम्हारा बिहेवियर है उससे मुझे मतलब नहीं है। ये पर्टिकुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट हमारे कंज्यूमर को दे रही है खर्च करने के लिए। यहाँ पे अगर हम इसके पॉइंट 2 की बात करें तो ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पॉइंट 2 की, तो पॉइंट 2 में हम थोड़ी सी वर्किंग को देखते हैं कि सिचुएशन बिफोर सब्सिडी गवर्नमेंट जब सब्सिडी नहीं दे रही थी कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर के पास एम अमाउंट ऑफ मनी थी दोनों गुड पर स्पेंड करने के लिए। अब आफ्टर सब्सिडी, आफ्टर हमारी लमसम सब्सिडी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक ये फिक्स्ड अमाउंट दे दिया कंज्यूमर को खर्च करने के लिए कि तुम इसको भी एज अ मनी यूज कर सकते हो, इसको भी एज अ दोनों गुड पर स्पेंड कर सकते हो। तो जो टोटल मनी है अब कंज्यूमर के पास वो उसकी खुद की मनी प्लस सब्सिडी हो गई। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है उसकी मनी इंक्रीज हो गई है दोनों गुड पर खर्च करने के लिए आफ्टर लमसम सब्सिडी। तो यहाँ पे बिफोर सिचुएशन में हमारी कुछ ये बजट लाइन थी, आफ्टर सिचुएशन में हमारी जो बजट लाइन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर ये हमारे पास जो पहले मनी थी ये जो हमें इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी मिल गई, तो अब जो एक्चुअली में हमारे पास मनी है वो ये है जो कि इंक्रीज हो गई है। ओके। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो हमें मनी इंक्रीज हो गई है सब्सिडीज की वजह से इसका क्या इम्पैक्ट होगा बजट लाइन पर, तो यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपनी बजट लाइन की, तो इस सिचुएशन में हमारी बजट लाइन क्या होगी, हमारी बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी पैरेलल। आउटवर्ड शिफ्ट क्यों हो जाएगी पैरेलल, तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि हमें बजट लाइन में चेंज देखना है तो हम स्लोप देख लेंगे एंड हम अपने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट को देख लेंगे कि उन दोनों में क्या चेंज आया है और हमारे स्लोप में क्या चेंज आया है। तो स्लोप अगेन हमारा क्या होता है -P1 डिवाइडेड बाय P2। एम की बात ही नहीं हो रही है, मनी की बात ही नहीं हो रही है, मतलब कि स्लोप हमारा सेम रहने वाला है। सेम रहने वाला है तो मतलब जो हमारी बजट लाइन शिफ्ट होगी वो ऐसे शिफ्ट होगी कि वो बिफोर वाली पुरानी वाली बजट लाइन के पैरेलल हो। तो यहाँ पर स्लोप हमारा आ गया। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की बात करें तो हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो m/P2 होता है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट हमारा m/P1 होता है। अब हमारा जो ये मनी है दोनों गुड पर स्पेंड करने के लिए वो इंक्रीज हो गया है, यहाँ पर वो हो गया है m+s, m प्लस सब्सिडी लमसम सब्सिडी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया है तो जो ओवरऑल हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बिफोर बजट लाइन अगर ये है तो आफ्टर बजट लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट भी इंक्रीज हो गया, वर्टिकल इंटरसेप्ट भी इंक्रीज हो गया। तो इन दोनों के पॉइंट अब कुछ इस तरीके से आएंगे कि जब हम इसको ज्वाइन करेंगे और हमारी जो आफ्टर बजट लाइन बनेगी वो पुरानी वाली बजट लाइन के एकदम पैरेलल होगी क्योंकि हमारा जो स्लोप है वो सेम है। तो ये था हमारा कंप्लीट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो हमारा ये दोनों टॉपिक जो है वो एक दूसरे के काफी सिमिलर थे। एक बार हम पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा सब्सिडीज था और ये हमारा टैक्स था। तो जो टैक्स और सब्सिडीज है वो काफी सिमिलर है। एक और अगर हम जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट की हमने बात करी थी, अगर हम ये सेम यहाँ पर सब्सिडीज में बात करें, हमारा इम्पोर्टेंट नोट उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारी क्वांटिटी सब्सिडी और हमारी एड वैलोरम सब्सिडी, तो ये दोनों सिचुएशन में हमारी जो बजट लाइन है वो टिल्ट होती है, मतलब कि वो वन साइडेड से मूव करती है। या तो हमारी बजट लाइन इस तरीके से शिफ्ट होगी
या फिर वो वन साइडेड इस तरीके से आगे टिल्ट होगी। डिपेंड्स अपॉन कि हमने किस गुड को सब्सिडाइज किया है ना? कौन से गुड पर हमें सब्सिडी मिल रही है, उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे यहाँ पर गुड 1 पर सब्सिडी मिलती है, तो ये वाली सिचुएशन होगी जो हमने देखी है। और जो गुड 2 पर अगर हमें सब्सिडी मिलेगी, तो उस सिचुएशन में ये वाली सिचुएशन होगी, हमारा जो न्यू बजट लाइन है वो इस तरीके से टिल्ट होगा। तो ये वाली सिचुएशन हमने ऑलरेडी देखी नहीं है, बट अगेन इसके सिमिलर है, तो ये अंडरस्टूड है कि कैसा होगा यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं हमारी लमसम सब्सिडी की, तो सिचुएशन में बजट लाइन टिल्ट नहीं होती, वो कंप्लीटली शिफ्ट होती है दोनों साइड से। मतलब कि हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट दोनों जो हैं, वो दोनों शिफ्ट होते हैं इस तरीके से कि जो हमारी बजट लाइन है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाती है पैरेलल, जैसा हमने ऊपर वाले यहाँ पर केस में देखा। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारी सब्सिडी का। तो यहाँ पर हमारा सब्सिडीज जो है वो कंप्लीटली ओवर होता है। तो हमारा ऑलरेडी टैक्सेस हो गया, हमारा सब्सिडीज हो गया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है राशनिंग, और हम देखेंगे कि राशनिंग हमारा किस तरीके से बजट लाइन को जो है चेंज करता है। हमारा राशनिंग किस तरीके से बजट लाइन को इम्पैक्ट करता है, किस तरीके से हमारी जो बजट लाइन है वो चेंज होती है, कंजम्पशन बंडल्स जो हैं वो चेंज होते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा टॉपिक आता है राशनिंग। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं राशनिंग की कि ये बेसिकली होता क्या है, तो इसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि जब हम कुछ गुड की लेवल ऑफ कंजम्पशन को फिक्स कर देते हैं, कि हमने इस तरीके से इस क्वांटिटी को फिक्स कर दिया कि अब जो कंज्यूमर है वो उस फिक्स्ड क्वांटिटी से ज्यादा ना तो परचेज कर सकता है, ना ही वो कंज्यूम कर सकता है। अगर मैं सेम सिचुएशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि लेट सपोज हमारा जो गुड वन है वो राशन कर दिया। मतलब कि अब मेरी गुड वन की कुछ क्वांटिटी जो है वो फिक्स कर दी जाएगी कि उससे ज्यादा तो अब ना तो मैं परचेज कर सकती हूँ, ना ही मैं कंज्यूम कर सकती हूँ। तो इस सिचुएशन में लेट सपोज जो क्वांटिटी फिक्स करी गई है गुड वन की, वो है x1 बार। अब मैं ना तो इससे ज्यादा परचेज कर सकती हूँ और ना ही इससे ज्यादा कंज्यूम कर सकती हूँ। ये हमारा एक तरीके से फिक्स्ड कर दिया गया है। और ये जो हमारी फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये ऑफ कोर्स हम लेकर चलेंगे कि ये हमारी लेस देन हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है, जहां पर हमारा x2 होता है 0 और x1 होता है हमारा m/p1। m/p1 कि मतलब मैं सारी मनी अगर स्पेंड करूंगी गुड वन पे, तो मैं मैक्सिमम इतना परचेज कर सकती हूँ। अब यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं कि ये क्वांटिटी इससे तो कम ही है। यहाँ पे अगर हम इस सेम चीज को ग्राफिकली देखें, तो मैं बिफोर सिचुएशन बना देती हूँ पहले यहाँ पे। तो ये हमारी बिफोर सिचुएशन होगी। यहाँ पर मैं अपनी बजट लाइन के कोई भी बंडल को जो है खरीद सकती हूँ, कंज्यूम कर सकती हूँ। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं इतनी क्वांटिटी से ज्यादा या कम परचेज करूँ, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। लेकिन जब हमारा गुड वन राशनड हो जाएगा, जब हमारा गुड वन राशनड हो जाएगा और हमारी गुड वन की इस क्वांटिटी पर हम फिक्स कर देंगे कि भाई इससे ज्यादा तो ना तो तुम परचेज कर सकते हो, ना ही तुम कंज्यूम कर सकते हो, और ये क्वांटिटी हमारी हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट से कम है। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है। इससे कम अगर मुझे क्वांटिटी रखनी है, तो मैं इसके इस साइड कहीं पर भी ये क्वांटिटी रख दूंगी। तो यहाँ पर लेट सपोज मैं ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ। इससे कम मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ये पॉइंट, कि लेट सपोज ये पॉइंट जो है हमारा है x1 बार। ये वो क्वांटिटी है जिससे ज्यादा मैं x1 को परचेज नहीं कर सकती। एक बार मैं इसको साफ लिख देती हूँ, ये थोड़ा सा गंदा हो गया। यहाँ पर ये हो गया हमारा x1 बार। इससे ज्यादा मैं अपने गुड वन की क्वांटिटी को परचेज नहीं कर सकती, ये हो गया है हमारा फिक्स। तो अब यहाँ पे इससे ज्यादा तो मैं कुछ भी x1 परचेज नहीं कर सकती, मैक्सिमम कितना परचेज कर सकती हूँ वो है ये। तो यहाँ पर इसको मैं टच कर दूंगी अपनी पुरानी बजट लाइन से, कि अब मैं
इससे ज्यादा इस साइड तो जाऊंगी ही नहीं, कोई भी पॉइंट मेरा इस साइड जाएगा ही नहीं। मैक्सिमम मैं इतना ही परचेज कर सकती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस है। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट न्यू बजट लाइन जो कि रेड में है। जो मेरी पुरानी बजट लाइन थी, जो ये वाली बजट लाइन थी, यहाँ पर ये जो मेरी पुरानी बजट लाइन थी, अब मैं इसके ये वाले जो बंडल्स हैं जो हमारे इधर से इधर तक आ रहे थे, ये सारे जो बंडल्स हैं, अब मैं उन्हें नहीं खरीद सकती क्योंकि उसमें जो हमारी X1 की क्वांटिटी है वो इस फिक्स्ड क्वांटिटी से ज्यादा है। तो ये पूरा हम अब पोर्शन कवर नहीं कर सकते और यहाँ पर ये जो फिक्स्ड अमाउंट है हम इससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो हमारे जो ये न्यू बजट लाइन है वो कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगी। ये हो गई हमारी न्यू बजट लाइन। अब इसी में एक और ट्विस्ट अगर हम ऐड ऑन करें तो उसे हम आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी सिचुएशन में हम एक और सिचुएशन को ऐड ऑन कर रहे हैं कि लेट सपोज यहाँ तक जो हमने फिक्स करा है, यहाँ तक हम जो गुड वन का प्राइस पे कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक सेकेंड, टिल हमारा फिक्स क्वांटिटी, टिल हमारा फिक्स क्वांटिटी, हम जो प्राइस पे कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ गुड वन के लिए वो है P1 एंड आफ्टर दिस फिक्स्ड क्वांटिटी, आफ्टर दिस फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गुड वन, हमारे कंज्यूमर को जो है टैक्स पे करना होगा। और जो ये टैक्स है वो कैसा टैक्स है, हमारा क्वांटिटी टैक्स, क्वांटिटी टैक्स, ये हमारा क्वांटिटी टैक्स है। मतलब कि यहाँ पर इस सिचुएशन में, आफ्टर सिचुएशन में हमारा जो प्राइस है वो P1 प्लस हमारा क्वांटिटी टैक्स होगा। हमारा जो ये प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को अगर मैं एक बार एक्सप्लेन करूं तो हम बोल रहे हैं कि अगर मुझे गुड वन की क्वांटिटी परचेज करनी है तो यहाँ तक अगर मैं क्वांटिटी परचेज करती हूँ तो सिचुएशन में मुझे नॉर्मल जो प्राइस है वही पे करना पड़ेगा। अगर मैं इसके आगे क्वांटिटी को और परचेज करना चाहूंगी गुड वन की तो मुझे अपने प्राइस के साथ साथ टैक्स को भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमारी फिक्स्ड अमाउंट तक जो सिचुएशन है वो तो सेम ही है ना, कि बजट लाइन जो है हमारी सेम ही है। उसके अलावा उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो वी नो कि उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर हम उन केसेस को लिख सकते हैं। अगर हमारा प्राइस चेंज होगा तो हमारी जो बजट लाइन है वो कैसे चेंज होगी, तो हम उसके हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की बात करेंगे, उसके वर्टिकल इंटरसेप्ट की बात करेंगे एंड उसके स्लोप की बात करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की तो वो क्या होता है हमारा m/P1। P1 में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो P1 का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। P1 का प्राइस अगर हमारा इंक्रीज हो जाता है मतलब कि वो बेसिकली क्या हो गया, m/P1 प्लस टैक्स। इस सिचुएशन में यहाँ पर हमारा जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है उसका डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज हो गया। डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया तो मतलब कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की ओवरऑल वैल्यू है वो फॉल कर गई। अगर हम बात करें वर्टिकल इंटरसेप्ट की तो वो होता है हमारा m/P2। P1 की कोई जिक्र ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो P1 है वो है ही नहीं क्योंकि मैं गुड वन को परचेज नहीं करती हूँ वर्टिकल इंटरसेप्ट पे। तो इस सिचुएशन में मेरा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो सेम ही रहने वाला है। अगर हम बात करें स्लोप की तो वो होता है -P1 डिवाइडेड बाय P2। P1 जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा स्लोप भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर P1 की अब ये वैल्यू हो गई है, ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि हमारा जो स्लोप है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है स्लोप की विदाउट नेगेटिव साइन वो इंक्रीज हो रही है। मतलब कि यहाँ पर हमारा जो बजट लाइन है वो कैसा हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा पहले से। ये हमारी तब की सिचुएशन है जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है। और प्राइस इंक्रीज कब हो रहा है, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस क्वांटिटी हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो टिल दिस हमारी सिचुएशन जो है वो सेम है, प्राइस जो है वो सेम है, यहाँ पर प्राइस जो है वो सेम है, तो बजट लाइन जो है वो सेम ही बनेगी।
तो हम पहले टिल दिस वाली सिचुएशन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं टिल दिस, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे मैं एक बार इसको ड्रॉ कर देती हूँ, इसको मैं एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर टिल दिस ये हमने वो फिक्स्ड क्वांटिटी ले ली है। यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि ये मेरी बजट लाइन जो है ऐसे जा रही थी। टिल दिस मेरी जो बजट लाइन है ये पूरी जो है ये सेम रह रही है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जो मेरी ये बजट लाइन है बाकी बची हुई, ये मेरी बजट लाइन यहाँ से यहाँ तक इसमें चेंज आ रहा है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो इसके बाद की जो ये पूरी बजट लाइन है उसमें चेंज आ रहा है। कैसा चेंज आ रहा है कि हमारी जो बजट लाइन है वो स्टीपर हो जाएगी, हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो है वो फॉल कर रहा है। यहाँ पर इन दोनों सिचुएशन से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि आफ्टर वाली सिचुएशन में, मतलब कि आफ्टर हमारा फिक्स्ड पॉइंट, आफ्टर हमारी फिक्स्ड क्वांटिटी जो हमने करी है, ये हमारा जो बजट लाइन है स्टीपर हो रहा है, और हम क्या देख रहे हैं कि वर्टिकल इंटरसेप्ट सेम है और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इनवर्ड शिफ्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट कम हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो क्या है, आफ्टर दिस ये पॉइंट है, ये मेरा वर्टिकल इंटरसेप्ट है। मैं इसको दूसरे कलर में कर देती हूँ। ये मेरा वर्टिकल इंटरसेप्ट है, ये सेम रहने वाला है क्योंकि इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सेम, कोई चेंज नहीं आ रहा। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या है, ये है, ये कम हो रहा है। तो मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ, ये मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट ले लिया मैंने, ये कम हो गया, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। मेरा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इनवर्ड शिफ्ट हो गया और मेरी जो बजट लाइन है वो पहले से और खड़ी हुई बन गई है, पहले से और स्टीपर हो गई है। ये मेरी बजट लाइन इस तरीके से हो गई। तो अब अगर मैं बात करूं कि मेरी बजट लाइन में ओवरऑल क्या चेंज आया, मेरी बजट लाइन अब कैसी दिखती है, तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में जब मेरा प्राइस इससे पहले वाली सिचुएशन में और इस पॉइंट तक सेम प्राइस पे कर रहा है, तो बजट लाइन में कोई भी चेंज नहीं आया। तो मेरी जो बजट लाइन है वो यहाँ तक सेम ही है। इसके बाद मेरा प्राइस इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से जो मेरी बजट लाइन है वो इनवर्ड शिफ्ट हो गई। तो ये जो मेरा पूरा ब्लैक पोर्शन है, ब्लैक लाइन है, ये क्या है, मेरी न्यू बजट लाइन। ये है मेरी न्यू बजट लाइन। तो यहाँ पर अब हमारा कवर होता है हमारा टैक्सेस, सब्सिडीज एंड राशनिंग। इसके अलावा एक और टॉपिक लेफ्ट है जो कि है हमारा द फूड स्टैम्प प्रोग्राम, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।